हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4A के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों जो चीज आपसे पूछी जाए उसको आपको मानना होता है। मैंने माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपके एक x है और दूसरा आपका x+1 है। x और x+1 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत यानी एक x लेंगे तो दूसरा आपको x+1 लेना होगा। यहीं पर मान लीजिए a बोला होता है कि तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला आपका x हो गया, दूसरा आपका x+1 होगा, तीसरा आपका x+2 होता। इसी क्रम में आगे बढ़ता जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में केवल दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है, तो मैंने पहला x ले लिया और दूसरा x+1 ले लिया। बोला है कि इन दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वह 306 के बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है यानी x और x+1 का जो गुणनफल है वो आपका 306 के बराबर है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो x² प्लस x इक्वल टू आपका हो जाएगा 306। इसको x² प्लस x प्लस का 306 है, राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब यह आपका एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यह एक द्विघात समीकरण है। उसके बाद से आपको द्विघात समीकरण के रूल से इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो x² प्लस x माइनस का 306। अब आपको 306 का ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 306 और जोड़ने और घटाने पर 1 आपका आ जाए। तो 306 का यदि आप फैक्टर करते हैं तो मैंने ऑलरेडी फैक्टर कर रखा है, 18 गुणे 17 आप करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 18 गुणे 17। तो 8 7 56 कर लीजिएगा। तो 18 गुणे 17 करेंगे तो आपका 306 भी आएगा और 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 भी आएगा। कंडीशन आपका ये है कि गुणा करने पर आपका 306 आना चाहिए और जोड़ने अथवा घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 18 गुणे 17 करेंगे तो 306 भी आएगा और 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 भी आएगा। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका x² प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, इन दोनों व्यंजक में आपका क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है। तो यहाँ पर x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपको x मिलेगा और यहाँ से 18 तो मिल जाएगा x प्लस 18। अब इन दोनों व्यंजक को आप देखिए तो दोनों में माइनस कॉमन है, तो पहले मैंने माइनस कॉमन ले लिया, फिर 17 भी कॉमन है तो 17 भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आप 17 कॉमन लेंगे तो केवल और केवल x बचेगा और ये माइनस कॉमन में चला गया तो यहाँ पर प्लस बचेगा और 17 कॉमन लेंगे 306 में से तो यहाँ प्लस का 18 बचेगा इक्वल टू 0। अब आपका a ब्रैकेट और a ब्रैकेट दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 18 और a आपका एक बार लिख दिया जाएगा यानी x माइनस का 17। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए तो x प्लस 18 इक्वल टू 0, एक वैल्यू निकलेगी x की और x माइनस 17 इक्वल टू 0 दूसरी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 18 मिलेगा।
ओके, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 17 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमें हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेना होता है, x की वैल्यू हमेशा हमें प्लस वाली वैल्यू लेना होता है। यदि दोनों प्लस में आते हैं तो दोनों वैल्यू लिखा जाता है, लेकिन केवल और केवल एक अंक आपका प्लस है, यानी 17 वाली वैल्यू आपको लेना है। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ गई 17, यानी प्रथम धनात्मक पूर्णांक आपका 17 हो गया। तो दूसरा कितना होगा, 17 प्लस का 1 यानी कितना, 18। तो इस तरीके से आपने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकाल लिया, एक 17 और दूसरा 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस प्रकार से है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस चीज को आपको ज्ञात करना होता है इसको आप यक्ष मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में। तो मैंने माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मैंने मान लिया यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैंने माना। उसके बाद से बोला है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय निकाल लीजिए। तो लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो आपने पढ़ रखा होगा कि समय बराबर आपका होता है दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर आपका जो दूरी है वो आपका कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर, और चाल आपका है, आपने माना है x, तो x हो जाएगा, और यह समय है तो इसको लिखेंगे घंटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका नेक्स्ट कंडीशन दिया है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पर दिया गया है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। पहले आपका x है, फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जा रही है। तो x पहले था, इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया तो लिखेंगे x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब समय निकाल लीजिए, कब, जब x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलती है तो समय, तो लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका है 480 और चाल आपका कितना है, x माइनस का 1, ये आपका समय है। तो इसको आप लिख लीजिए घंटा। अब आपको नेक्स्ट कंडीशन बोला है कि दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, यानी कि जब गाड़ी आपकी 480 x किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही थी और जब x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही थी, दोनों के समय में जो अंतर है वो आपका 3 घंटा दिया है। जाहिर सी बात है, यदि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चल रही है तो कम समय लेगी कंपेयर टू x माइनस 8, क्योंकि यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चल रही है और यहाँ पर 8 घटा दिया जा रहा है, यानी 8 कम कर दिया जा रहा है चाल में, तो समय ज्यादा लगेगा। तो इनके जो समय का अंतर दे दिया है वो आपका 3 घंटा दे दिया है। तो आपका हो जाएगा, ये वाला लिख लीजिए समय, तो 480 बटे x माइनस का 1 और माइनस का 480 बटे x, इन दोनों के समय का जो अंतर है वो आपका 3 दे दिया है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू निकालिएगा तो वही आपका आंसर होगा।
यहाँ से प्यारे दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपका क्या होगा? एलसीएम आपका होगा x और x माइनस का 8। यहाँ पर आपका हो जाएगा 480 x माइनस 480 है ही, और ये आपका x माइनस 8 इसके साथ जाएगा तो x माइनस 8 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपका 480x इस 480 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का हो जाएगा 480x, फिर a माइनस प्लस हो जाएगा 480 का 8 में गुणा करिए तो 8 हटाए 64 को 4 हासिल बचे 6, फिर 8 चौक 32 6 38 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 और एक पूरी वैल्यू इसके साथ चली जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा x माइनस 8। फिर आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका 480x प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3840 इक्वल टू 3x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 24x। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 24x। ये लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट में साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3840 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो 3 एक कम 3 3 दूना 6 3 और 24 फिर 0 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्यों यह एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो आगे सॉल्व करते हैं। तो है आपका x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। अब इसको भी सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है कि गुणा करने पर आपका 1280 है और जोड़ने और घटाने पर आपका 8 है। तो यदि आप 40 गुणे 32 करते हैं तो आपका 1280 भी होता है और 40 में से 32 घटाते हैं तो 8 भी आता है। तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 40x माइनस का 32x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 40 a माइनस प्लस हो जाएगा 32x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 40 हो जाएगा और इन दोनों में आपका क्या कॉमन है 32 कॉमन है तो x माइनस का 40 हो जाएगा। तो a ब्रैकेट और a ब्रैकेट सेम है तो हो जाएगा x माइनस 40 और ये आपका हो जाएगा x प्लस 32। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 40 आएगी और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 32 आएगा। हमेशा आपको x की वैल्यू प्लस में लेना है तो आपका जो रेलगाड़ी की चाल निकल कर चली जाएगी वो आपका 40 किलोमीटर प्रति हावर, यही आपका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस प्रकार से है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुनी से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना कि भूखंड की चौड़ाई मैंने माना कि भूखंड की चौड़ाई आपका x है। कंडीशन आपका ए दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो यहाँ पर भूखंड की लंबाई क्या आपकी हो जाएगी, भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी से 1 अधिक है, यानी 2 गुणे चौड़ाई फिर प्लस का 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, चौड़ाई का मान x है प्लस का 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बोला है कि भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका 528 वर्ग मीटर है, यानी भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 1 इक्वल है ये आपका 528 के। तो आपको
भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस का x इक्वल टू आपका हो जाएगा 528। इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस का x माइनस का 528 इक्वल टू 0। अब यह आपका समीकरण एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। इसको आप सॉल्व करके कर लीजिए। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको 2 का मल्टीप्लाई 528 में करना होगा, तो आपका आएगा 1056। अब 1056 का ऐसे आपको फैक्टर करना है, ऐसे आपको गुणा करना है, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पहाड़ा पढ़ना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 1056 आए। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 25 10, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से काट लीजिए 33 हो जाएगा। फिर 11 से 11 कम 11, 11 3 33, फिर 3 एकम 3। तो आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48। यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 11 3 33। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 11 3 33। 33 माइनस 32 आप करेंगे तो 33 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1056 भी आ जाएगा, और 33 में से 32 घटाएंगे तो आपको 1 भी मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से आप आगे देखिएगा तो हो जाएगा आपका 2x² प्लस x है, x को हम क्या लिख सकते हैं 33x माइनस का 32x, उसके बाद से माइनस का 528 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आपका केवल और केवल x है, तो 2x प्लस का 33 मिल जाएगा। इन दोनों में कॉमन आपका माइनस का 32 है, तो x माइनस का 16 है, यहाँ पर 16 कॉमन लेना होगा आपको। तो 2x प्लस का आपको मिल जाएगा 33। तो यहाँ से आगे सॉल्व कर लीजिए। तो एक ब्रैकेट में इन दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 2x प्लस का 33 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 16। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 33/2, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 आएगा। मैंने इसके पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमेशा x की वैल्यू आपको प्लस में लेना है। तो यहाँ पर आपको 16 वाली वैल्यू लेना है। x की वैल्यू 16 आ गई तो चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा 16। अब लंबाई निकाल लीजिए तो हो जाएगा लंबाई कितना हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए तो 2 × 16 प्लस का 1 यानी 16 दूना 32 और 1 33। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। ये मीटर में है, ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आपका लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर आ गया। यही आपका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार से है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जिस वैल्यू को आपको निकालना है, जिसका मान आपको निकालना है, उसको आपको x मानना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना कि रोहन की आयु बराबर मैंने मान लिया x। रोहन की आयु मैंने मान लिया x। यहाँ पर बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ कितना हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस का 26। अब आगे आप प्रश्नानुसार सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपका प्रश्नानुसार बोला गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात कहने का सेंस ये है कि रोहन की आयु में 3 वर्ष जोड़ दिया जाएगा और उसकी माँ की आयु में भी 3 वर्ष जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यदि 3 वर्ष रोहन की आयु बढ़ती है तो 3 वर्ष उसके माँ की भी आयु बढ़ेगी। तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात
रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस का 3। जब पश्चात बोले तो प्लस का लेना है और जब पहले बोले तो माइनस का लेना है। 3 वर्ष पश्चात बोला है तो x प्लस 3 हो जाएगा रोहन की आयु, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ की आयु इतनी थी और इसके 3 वर्ष पश्चात इसमें प्लस का 3 कर देना है तो हो जाएगा x प्लस 26 प्लस का 3, यानी आपका हो जाएगा x प्लस 29। बोला है उनकी जो आयु का गुणनफल है वो आपका 360 के बराबर है। आयु का गुणनफल 360 के बराबर है, यानी आपका x प्लस 3 और x प्लस 29 का जो गुणनफल है वह 360 के बराबर है। तो आपको रोहन की आयु निकालना है तो सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का हो जाएगा 3x, 3 का 29 में करेंगे तो 3 और 27 को 7, 3 दूना 6 और 2 8 इक्वल टू आपका हो जाएगा 360। अब इसको आप आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये आपका 29x और 3x कितना हो जाएगा? 32x, और ये आपका 87 360 में से घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 360 माइनस का 87, तो x स्क्वायर प्लस का 32x इक्वल टू, तो 10 में से 7 जाएगा 3, फिर यहाँ पर 5 बचे, 15 में से 8 जाएगा 7, फिर ये आपका हो जाएगा 2, तो 273 x स्क्वायर प्लस का 32x, ये आपका इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 273 इक्वल टू 0। अब इसको आपको 273 का ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 273 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 32 आ जाए। 273 का फैक्टर कर लेते हैं। 273 पहले 3 से तो 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 7 से 7 एकम 7, फिर 7 3 21, फिर 13 से 13 एकम 13। तो यहाँ पर आप 13 या 39 में से 7 घटाएंगे तो 32, तो 39 माइनस 7 कर सकते हैं तो x स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x अब माइनस का 273 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस का 39, इन दोनों में माइनस का 7 कॉमन है तो x प्लस का 39, तो ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो जाएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस का 39 और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस 7, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 39, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 आएगा। तो मैंने बताया कि हमेशा x की वैल्यू प्लस वाला लेना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 7 आ गई, तो आपने रोहन की आयु कितना माना था? x ही माना था, तो इस तरीके से आपको रोहन की आयु निकालना था। तो रोहन की आयु जो हो जाएगी 7 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रश्नावली 4A पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने सारे क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से समझाया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि यह हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।